Hello students, how are you? Today I am going to discuss the next paragraph. So you will find that they have mentioned that after completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend. Comprehend का मतलब होता है to understand thoroughly. किसी चीज़ को बहुत कायदे से समझना. To comprehend the enormous reproductive capacity of flowering plants by asking following questions. So already they have explained everything. So now they are going to ask a few questions. पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक. तो आपको पता है, जस्ट यू आर अवेयर, ये एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है. इसमें यू विल फाइंड आउट ओनली वन एग इज फाउंड एंड उसके सराउंडिंग में यू विल फाइंड आउट सिनर्जिड सेल्स आर फाउंड. वो ये दिस इज गोइंग टू बी द एग, ठीक है. तो टिपिकली या कह सकते हैं आप कि एक ही द वन एग इज फाउंड इन द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. एम आई राइट? इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल. तो जनरली ये भी एक ओव्यूल में लाइक एम्ब्रियो सैक्स, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स, तो कितने एम्ब्रियो सैक रहेंगे एक ओव्यूल में, वो भी एक ही रहते हैं, ठीक है. हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी. तो ये वेरी करता है कि कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक ओवरी में. जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखो. सिंगल ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे किसमें, यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन कर लें. Like let me just write the examples. जैसे पैडी है, पैडी हुआ, धान जिसे बोलते हैं, ठीक है. या फिर आपका लाइक मे बी वीट, या फिर मैंगो. इनमें क्या होगा, यू विल फाइंड आउट ओनली वन द ओव्यूल would be present in an ovary, ठीक है. इसके अलावा और कुछ एग्जांपल है जिसमें आपको मल्टीपल ओव्यूल्स मिलेंगे. जैसे यू कैन राइट द नेम ऑफ पपाया, करिका पपाया जिसका बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है. और वाटरमेलन या आर्किड्स, वाटरमेलन तरबूज, या फिर आर्किड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन ए टिपिकल फ्लावर. तो जनरली टिपिकल फ्लावर में एक ही ओवरी रहती है, लेकिन कुछ एग्जांपल हैं. जैसे आप कह सकते हो कि मोनोकार्पेलरी, अगर एक ही कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी फ्लावर कहलाएगा. अगर दो कार्पेल्स हैं तो कार्पेल या पिस्टिल यूनिटाइजन ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो गाइनीशियम होता है, इसको यूनिट क्या होगा, कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है. तो मोनोकार्पेलरी या बाइकार्पेलरी भी हो सकते हैं, ठीक है. फ्रूट्स को भी हम डिवाइड करते हैं, इसी बेस पे हम डिवाइड करते हैं. सिंपल फ्रूट्स वो फ्रूट्स हैं जिसमें सिंगल ओवरी रहेगी, ठीक है, एक फ्लावर में. तो इसका एग्जांपल ऑरेंज हो जाएगा. सेकंड कैटेगरी ऑफ द फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स या कहते हैं हम, जिसमें आपका रास्पबेरी, या फिर दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है जैसे आपका स्ट्रॉबेरी वगैरह. तो इसमें यू विल फाइंड आउट एक से ज़्यादा ओवरीज होंगी, ठीक है ना, और दे आर गोइंग टू डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर. थर्ड कंडीशन होती है जिसे कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, या फिर दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल फ्रूट्स. तो मल्टीपल फ्रूट्स का एग्जांपल आपका हो जाएगा लाइक पाइनएप्पल. तो पाइनएप्पल में यू विल फाइंड आउट कि बेसिकली द fruits come from the multiple ovaries and each from their own individual flower से डेवलप होते हैं, ठीक है. तो ये फ्लावर का भी बेस हो सकता है. दिस इज गोइंग टू बी द बेस फॉर द फ्लावर, ठीक है. तो थ्री मेन कैटेगरीज आर देयर. उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी ओवरीज, how many ovaries are present in a typical flower. We have already discussed this. Next question is, how many flowers are present on a tree. तो flowers कितने होंगे, ये this is also going to vary. ये कि कितने फ्लावर होंगे एक on a tree. तो you ये it is going to vary, ठीक है ना. Many flowers can be there on one. तो like this we are going to discuss the different things, ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ में you will find out another, they are going to ask few more questions. इसमें देखिए आप, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड, जिनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स होंगे. तो उसका बेस्ट एग्जांपल आपका आर्किड्स कह सकते हैं आप, जिनमें
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, थाउजेंड्स ऑफ द टाइनी सीड्स आर फाउंड, टाइनी बहुत स्मॉल सीड्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिमिलर इज इन केस ऑफ फ्रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक स्पीशीज। तो बेसिकली ये पैरासिटिक स्पीशीज जो है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बेटा दे रखा है, और बांचे, ये होता है मस्टर्ड पे पैरासिटिक, आप कह सकते हैं कि स्पीशीज है। और इसके अलावा स्ट्रीगा है, ये एशिया और अफ्रीका में ज़्यादातर ये प्लांट पाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट। स्ट्रीगा को माना जाता है कि दिस इज द ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट, ठीक है। तो इनमें लाइक similar case of the fruits you will find out. Have you seen a tiny seed of ficus? या फिकस, जैसे हम बोलते हैं ना, फिकस की दो स्पीशीज हैं, एक फिकस बेंगोलियंसिस, दूसरा होता है फिकस रिलीजियोसा। बेंगोलियंसिस बरगद का ट्री होता है, और जो रिलीजियोसा होता है वो पीपल को बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में जो पीपल या बरगद। तो इनके अलग अलग स्पीशीज का नेम अलग है, जीनस का नेम दोनों में सेम है, फिकस, ठीक है। It is correctly pronounced ficus. How large is the tree of ficus developed from that tiny seed? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कितना लंबा बड़ा हो सकता है भाई एक छोटे से फिकस के सीड से। तो ये बेटा हो सकता है करीब करीब 60 फीट तक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, developed from that tiny seed, how many billion of seeds does each ficus tree produce? तो ये करीब करीब जो है, ये माना जाता है 850 बिलियन, आई एम सॉरी 850 बिलियन। तो 1 बिलियन कितना होता है, अरब हिंदी में बोलते हैं ना कि जब दुनिया की पूरी दुनिया की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज अराउंड 8 बिलियन, ठीक है। तो ये करीब करीब एक फिकस का ट्री जो है, ये बरगद या पीपल का, वो करीब करीब गोइंग टू प्रोड्यूस अराउंड 850 बिलियन the seeds are going to be produced by the around 60 feet tall the tree of bargat, ठीक है। ficus tree. Can you imagine any other example in which such a tiny structure can produce such a large biomass over the area? तो इनमें कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यू विल फाइंड आउट द बायोमास पर ईयर, मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। तो इसमें दो एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, आई एम गोइंग टू राइट इन द बॉक्स। पहला आप पाइनस लिख सकते हैं, पाइनस, पाइनस का की दो स्पीशीज होती हैं, पाइनस जिगार्डियाना और पाइनस रक्सबर्गाए, ठीक है। और आमतौर पे से चीड़ बोलते हैं ना, पाइनस। तो ये दिस इज अ पाइन भी बोला जाता है, अनदर नेम इज पाइन भी आमतौर पे वो लोग बोल देते हैं, पाइन, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में 2000 से 3000 फीट की ऊंचाई पे पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मिलता है ये पाइनस, ठीक है। इसके बाद से यू विल फाइंड आउट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज द मैपल। मैपल जो हिंदी में चिनार बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी यू विल फाइंड आउट कि लाइक यू विल लार्ज बायोमास ओवर द इयर्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस, ठीक है। चिनार और पाइनस दो एडिशनल एग्जांपल्स हो गए, एम आई राइट, इज इट ओके? तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। नेक्स्ट कम्स द सबहेडिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द एपोमिक्सिस। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एपोमिक्सिस जो वर्ड है, इसको 1908 में देयर वाज वन साइंटिस्ट, हिज नेम वाज विंकलर। लेट मी राइट हियर, विंकलर साइंटिस्ट का नेम था, इन साहब ने यूज किया था इसका नाम विंकलर, WINKLER, विंकलर, 1908 विंकलर ने यूज किया वर्ड द एपोमिक्सिस। ये ग्रीक वर्ड है, एपो का मतलब होता है गो अवे, ठीक है ना। तो दिस इज द थोड़ा सा दूर के लिए या जस्ट गो अवे, एंड मिक्सिस का मतलब मिंगलिंग, मतलब मिक्स होना। एंड पॉलीएम्ब्रियनी वी विल डिस्कस, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, एम्ब्रियोनी एम्ब्रियोज यू आर गोइंग टू विटनेस। तो पहले डिस्कस करते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस में देखिए, ऑल्दो सीड्स, लेट मी हाईलाइट, ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सीड्स क्या है, ये भी इस तरह भी बोरो करके पूछ सकता है एनसीईआरटी की बुक से एग्जामिनर क्वेश्चन नीट में, कि भाई ये होता क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीशीज ऑफ एस्टरेसी एंड ग्रासेस। तो इनके नेम भी पूछ सकते हैं बेटा कि कौन कौन सी फैमिलीज में एपोमिक्सिस हम। तो एपोमिक्सिस क्या है, ये एक्चुअली दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट डिसीट्स, या ऐसा लगता है, इट अपीयर्स दैट इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये दिस इज डिसीट वर्ड हम
जैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या खास बात है कुछ प्लांट्स में, और ये करीब करीब 36 कुछ बुक्स में लिख रखा है, 33 भी और 36, ये करीब करीब 33 या 36 स्पीशीज जो हैं वो शो करेंगे एपोमेक्सिस। इसमें क्या होता है, मेनली एस्टरेसियो ग्रासेस फैमिली में दे हैव इवॉल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये बड़े यूनिकनेस है कि सीड तो प्रोड्यूस हो रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज एपोमेक्सिस। तो डेफिनेशन हो गया व्हाट इज द फूड प्रोडक्शन। अब देखो एक टर्म और पूछ लिया उन्होंने, व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, व्हाट इज द टर्म फॉर दैट, उसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दिस इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी, ठीक है, आपको पता है पार्थिनोकार्पी इज द टर्म, इट मींस द fruit production without the fertilization is parthenocarpy। अब यहाँ देखिए एपोमेक्सिस इज द फॉर्म ऑफ asexual reproduction, ये हाईलाइट कर लें आप, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द वे ऑफ asexual reproduction एंड दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मिमिक्स करता है या ऐसा लगता है कि डिसीड्स लाइक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट लुक्स लाइक द, जैसे आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा ना, मिमिक्स टर्म इज यूज्ड देयर, हाउ सम एनिमल्स हैव द better adaptation to avoid the, you can say the like from being hunted by the some other animals, ठीक है ना, तो इसलिए वो कलर चेंज कर लेते हैं इस तरह के, या फिर लाइक दिस। तो ये मिमिक्स दे आर गोइंग टू एपोमेक्सिस अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल है, क्या ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये नजर ऐसे आ रहा है इट लुक्स लाइक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों का फर्क फिर एक समरी आप देख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज यू नो 2 पेरेंट्स आर नीडेड एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 पेरेंट इज नीडेड। सबसे अलग चीज और क्या है दोनों में, जो मेन फर्क है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनमें दोनों पेरेंट्स के फीचर आएंगे, बट यहाँ पे क्या होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऑल द फीचर्स आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम, आइडेंटिकल रहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली मिलते हुए मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेक्टिक सीड्स, और जो इस प्रोसेस से सीड्स डेवलप हो रहे हैं उनका नाम क्या हो जाएगा बेटा, दोज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज एपोमेक्टिक सीड्स, उनका नाम हम बोल देंगे एपोमेक्टिक सीड्स, ठीक है ना, क्लियर है, इज इट ओके। एंड इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड egg cell is formed without reduction division। हाँ ये कुछ एग्जांपल आगे वी विल डिस्कस कि कुछ में क्या होता है, जैसे यू माइट हैव सीन लाइक इन द केस ऑफ लाइक हनी बीज, तो वहाँ पे जो ड्रोन का डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल से डायरेक्ट हो जाता है, तो दैट इज आल्सो उस यू आर गोइंग टू पुट इन अंडर दिस कैटेगरी। तो देखो ये क्या कह रहा है कि द डिप्लॉयड egg cell is formed without reduction division and develops into embryo without fertilization, ठीक है। तो इसका जो दूसरा टर्म है वो एक गैमोस्पर्मी बोलते हैं, आई एम गोइंग टू राइट हियर द टर्म ए गैमो स्पर्मी इज द टर्म, ठीक है। तो ये यूज करते हैं वर्ड, और इसका मतलब होता है, दूसरा वर्ड इसका हो जाएगा, मीनिंग इज द डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। Genesis, this is called as diploid parthenogenesis, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस लिख रखा है कि लाइक सम स्पीशीज द डिप्लॉयड egg cell is formed without reduction division and develops into the, so this is the case of like what term is agamospermy या डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। अब इसके एग्जांपल आप थोड़ा सा और लिख लें, एक रियूबस होता है, ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको लिख लो एग्जांपल, लिख लो आप, एप्पल भी हो सकता है, इसके एग्जांपल यहाँ यू जस्ट नोट डाउन, एप्पल। दूसरा एग्जांपल दैट इज द पी, सॉरी पोआ बोलते हैं। नेक्स्ट इज रूबस, इसके फ्रूट शहतूत की तरह मलबेरी की तरह होते हैं, थोड़े बड़े से, है ना, बेरी के बड़े थोड़े बिगर साइज में होंगे रूबस के। और ठीक है, और फिर हनी बी में यू जस्ट आई एक्सप्लेन, हनी बी में जो मेल
जो होता है ड्रोन, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, तो ये केस हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द केस ऑफ द एगैमोस्पर्मी या डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, more often as in many citrus and mango varieties of the nucellar cells surrounding the embryo sac start dividing and protrude into the embryo sac and develops into the embryos। कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि जैसे आपका नींबू वगैरह है या लाइक मैंगो है, what happens in them, like just underline this, in case of the citrus and mango variety some of the nucellar cells, so nucellar cell का मतलब क्या है, तो आपको याद होगा जो न्यूसेलस होता है वही प्रोट्रूड आउट, उसके वो सेल्स जो हैं दे आर गोइंग टू डिवाइड एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो, वही बाहर निकल के दे जस्ट गो इन टू द एम्ब्रियो sac and develop into the embryos and such species each ovule contains the many embryos। तो ये क्या करते हैं, एक ओव्यूल में ढेर सारे एम्ब्रियोज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, जनरली एक होना चाहिए, जैसे आपको ऑर्डर याद है ना कि लाइक मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो पहला स्ट्रक्चर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट जो है डिफरेंशिएशन के बाद एम्ब्रियो बनाएगा, फिर एम्ब्रियो फिर डिफरेंशिएशन होता रहता है, कंटिन्यूड प्रोसेस है, तो पहले एक से दो सेल, फिर दो से चार, फिर आठ, इस तरह लगे 8 16 32 64, एम आई राइट, लाइक दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे ये एग्जांपल है आपका ऑरेंज का, जो आगे बात करेंगे, देखो ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो in a seed is referred as polyembryony, ठीक है, तो this is the definition of polyembryony। now they are talking, take out some seeds of orange and squeeze them, आप ऑरेंज के सीड ले लो और उनको लाइक स्क्वीज करें एंड ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोज, उसमें क्या इंटरेस्टिंग है कि मेनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स फ्रॉम ईच सीड, तो डिफरेंट शेप और साइज के डिफरेंट आपको एम्ब्रियोज निकलते हैं, ठीक है, वो बेटा उसी वजह से है कि जस्ट ऑलरेडी इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि बिकॉज समटाइम्स द न्यूसेलर सेल्स जो हैं ये प्रोट्रूड करेंगी एंड दे आर गोइंग टू डेवलप इनटू द अल्टीमेटली द एम्ब्रियोज, तो मेनी एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट हो जाएगा एंड दिस इज द क्लासिकल केस ऑफ द ऑरेंज, ऑरेंज के सीड में ये देखा जाता है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड, तो यू विल फाइंड आउट, इनको आप मेनी एम्ब्रियोज भी हो सकते हैं फ्रॉम द सिंगल द सीड, ठीक है, what would be the genetic nature of apomictic embryos, उनका जेनेटिक नेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, तो जेनेटिक नेचर क्या हो जाएगा भाई, आइडेंटिकल होंगे, दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल, क्यों, लेट मी राइट इन द बॉक्स, आइडेंटिकल होगा बेटा, आइडेंटिकल इस वजह से होगा क्योंकि दे डेवलप फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हुई है, तो जाहिर है दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल, तो इनका नेचर आइडेंटिकल होगा एंड कैन दे बी कॉल्ड एज द क्लोन्स, यस यू कैन से, यू कैन कॉल देम द क्लोन्स, ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है तो दे यू कैन कॉल देम द क्लोन्स, ठीक है, अंडरस्टूड, यू गॉट द आइडिया, इसमें कोई डाउट, तो आई थिंक कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, ठीक है ना, उसके बाद से फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated, तो बड़े बहुत ही बड़े पैमाने पे ये लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, cultivation of hybrids have tremendously increased productivity, obviously that is why we are able to feed the more than 1.4 billion people of the country, ठीक है ना, and that's why the green revolution was felt, the need of green revolution was felt in 1968-69, and at that time like the prime minister Mrs. Gandhi, she has started the green revolution in India under the leadership of Dr. M.S. Swaminathan, ठीक है, who has been confirmed this year's Bharat Ratna award, ठीक है, am I right, and he is considered as father of the Indian green revolution, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडिशन आप बता दिया मैंने। अब देखिए कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैव ट्रेमेंडसली इंक्रीज, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड, अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब इसको समझ लो पहले, फिर मैं आई विल कम ऑन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, क्या है कि जैसे एपोमेट्रिक सीड्स आर ग्रेट रे ऑफ होप फॉर द फार्मर्स, क्योंकि
इनमें जैसे मेथड आपको पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट इट इज गोइंग टू मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होगा, जो फीचर्स हैं पेरेंट्स के वो दे वुड बी रिटेन, वो फीचर आएंगे जो सीड्स हम डेवलप करने जा रहे हैं। हाइब्रिड सीड्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे फार्मर जो है वो उसने एक बहुत महंगा सीड, सर्टिफाइड सीड खरीदा, फिर उसके बाद ही इज गोइंग टू ग्रो सक्सेसिवली इन द फील्ड, या द खेत में ग्रो कर रहा है। तो क्या होगा, जो फीचर्स विच वे आर हिडन दे आर गोइंग टू ओवरकम। एक दो साल के बाद जिसकी वजह से हाइब्रिड सीड्स ऑफ आर यू कैन से हाई यील्डिंग वैरायटी को डेवलप किया गया था विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो जो फीचर्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और जो हिडन फीचर्स थे वो कम, दे आर गोइंग टू कम। तो अब साइंस उसमें फार्मर को फिर नुकसान होने लगता है। तो दैट इज वाई साइंटिस्ट आर थिंकिंग दैट एपोमेटिक सीड्स ये उनके लिए एक बहुत रे ऑफ होप इसलिए है कि अगर वही सेम फीचर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहेगा तो देयर विल बी नो नीड टू परचेज द सीड एवरी ईयर। ठीक है, तो इससे जो फार्मर को इकोनॉमिक लॉस कम होगा, और वो एक बार अगर एपोमेटिक सीड्स लार्ज स्केल पे एक्सटेंसिवली अवेलेबल होने शुरू हो गए फॉर मेजर क्रॉप्स आर सीरियस, तो दैट वुड बी वेरी गुड थिंग फॉर द फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स mainly। ठीक है, तो अब देखिए सर प्रॉब्लम दे आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। ठीक है, इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स आर सोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी will segregate and do not maintain hybrid character। तो ये नुकसान हो जाता है। ठीक है, आर गेटिंग, दे डू नॉट, यहाँ पे लेट मी अंडरलाइन दैट प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर। अब वो फार्मर ने ज्यादा पैसे दे के वो सीड क्यों खरीदा था, इसलिए कि वो हाइब्रिड जो फीचर है वो मेंटेन रहे, वो उसके फीचर्स आए जिससे उसके जो कॉस्ट है या उसका जो बेनिफिट है वो आई मीन द फार्मर को इकोनॉमिकली ज्यादा फायदा मिले। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली, तो एज यू नो दिस इज नॉट इजी। ठीक है, इट इज कॉस्टली and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. If these hybrids are made into apomix, yeah, by the process of apomixis, if the scientists will develop apomictic seeds, yeah, apomix, there is no segregation of characters in the hybrid progeny। तो जो नई जनरेशन डेवलप होगी, नई प्रोजेनी बनेगी, उसमें हाइब्रिड फीचर्स रिटेन रहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू यू कैन से बी फिनिश्ड। वो धीरे, ऐसा ना हो कि ग्रेजुअली वो खत्म हो जाए। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप आफ्टर ईयर एंड न्यू क्रॉप ईयर ऑफ एंड द इट डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। तो ये उसको फायदा हो जाएगा, जो मैंने आपको एक समरी बताया पहले कि जो फीचर्स खत्म हो जा रहे थे, बिकॉज इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये एपोमेक्टिक सीड्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। तो सबसे अच्छी चीज ये हो जाएगी एपोमेक्टिक सीड से कि उनको दे आर गोइंग टू ऑब्टेन द एपोमेक्टिक सीड्स एंड दे विल नॉट लूज देयर द फीचर ऑफ लाइक द हाइब्रिड फीचर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमेक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties। तो पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है और वी आर होपफुल, मेनली साइंटिस्ट आर वेरी होपफुल दैट द डे विल कम दे कैन प्रोड्यूस द एपोमेक्टिक सीड्स एट लार्ज लेवल फॉर प्रोवाइडिंग टू द फार्मर्स। और जो बार बार उनका जो इकोनॉमिक लॉस होता है कि पैसे दे के ज़्यादा ये हाइब्रिड सीड्स, महंगे हाइब्रिड सीड, एक्सपेंसिव सीड्स खरीदने पड़ते हैं, उनसे निजात मिल जाएगी। दे वुड बी गेट रीड ऑफ फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी द मेन बेनिफिट विच दे आर गोइंग टू प्रोवाइड, एपोमेक्टिक सीड्स आर गोइंग टू प्रोवाइड। ठीक है, अंडरस्टूड। तो दिस इज ओवर अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, और इसके अलावा मैं जस्ट एज यू नो यू हैव टू आल्सो स्टडी द समरी, बिकॉज एक दो साल पहले आपने देखा कि समरी के सारे चैप्टर्स के बच्चे जनरली क्या करते थे कि समरी नहीं पढ़ते थे, तो समरी से 3 क्वेश्चन आए थे। तो एक दफ़ा आप ज़रूर समरी भी देख लिया करो, इससे आपको जिस्ट मिल जाएगा, एक शॉर्ट में 1/3 आपको एक मैटर मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे जस्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, देखो फर्स्ट लाइन में क्या है, फ्लावर्स आर
seat of sexual reproduction in angiosperm, ठीक है। एंड एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ द स्टमन, ठीक है। इसमें कोई टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। अब टिपिकल जो है वो बाइलोब्ड है, डाइथिकस है एंड टेट्रास्पोरेंजिएट है। इसी का अपोजिट जो है देखो आप मालवेसी मैंने बताया था कॉटन फैमिली में, तो वहां पे यू विल फाइंड आउट मोनोथिकस कंडीशन होता है, ठीक है। बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन है, तो वो एक्सेप्शन है। एंड ये तो लेयर हो गई। यहाँ पे एक और सेंटेंस है जो एक टाइप, वंस दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ नीड, pollen grains represents the male gametophytic generation, ये पूरा एग्जैक्टली बारो करके नीट में पूछ लिया था। एंड द टू लेयर्स, तो ये सब तो जनरल चीजें हैं। पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है ना। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, ठीक है। और ओव्यूल्स हैव द स्टॉक, स्टॉक का नाम पूछ सकते हैं, जैसे फिनिकल है, प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स होते हैं, और स्मॉल पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीस थिंग्स। सेंट्रल टिश्यू इज नुसेलस, ठीक, which is in which the archaeosporium differentiate megasporium, and ultimately 7-celled 8 nucleated is the form at the micropylar end, ठीक है। उसके बाद pollination is mechanism of transfer, ये definition हो गया। pollen pistil interaction involves events in the landing of the pollen grain, तो आपको ये कई दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ। स्टिग्मा पे लैंडिंग ग्राउंड जैसे माना जाता है, they are going to fall। एंजियोस्पर्म्स exhibit double fertilization, ठीक है। Because ये reason आप two fusion events occur in each embryo sac, they are called as syngamy and triple fusion, ठीक है। किसने ढूंढा था डबल फर्टिलाइजेशन? नवास्चिन एंड गिग्नार्ड 1898, am I right? उसके बाद डेवलपिंग एम्ब्रियो पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, ये आपका ऑर्डर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। फिनोमेना कॉल्ड एज एपोमिक्सिस फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म्स, particularly in grasses and Asteraceae family, and it results in the formation of seeds without fertilization, तो ठीक है। That's why they are going to maintain the identical nature, ठीक है। Apomictic seeds have the several advantages, so several advantages I have just explained few minutes ago, ठीक है ना। तो और पॉलीएम्ब्रियोनिक की कंडीशन आपने देखा जैसे ऑरेंज और सिट्रस वगैरह में, ठीक है। तो समरी भी पढ़ना है आपको, प्लस along with this just I would like to mention like हर थीमेटिक यूनिट के पहले दे इन एनसीईआरटी द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम साइंटिस्ट, पिक के साथ पिक्चर भी दे रखी है और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है, तो बेटा उसको भी इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। तो बिकॉज उस दिन मैंने शुरू किया था फर्स्ट डे माय फर्स्ट लेक्चर 1, तो आई हैड just started the text of the first chapter in the new according to the new syllabus, लेकिन I want to discuss शुरुआत में just you will find out कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखो, एक जस्ट आई वुड टेल यू कि इसमें ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में, कि देखो ये थोड़ा सा हर थीमेटिक यूनिट जैसे ये है ना रिप्रोडक्शन, इसमें 3 यूनिट्स हैं न्यू बुक में, तो देखिए यहाँ समरी दे रखी है कि बायोलॉजी इज अ सेंस ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। इसके अलावा यू विल फाइंड आउट सम अदर, देयर इज वन टर्म लाइक व्हाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई, पहले साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते फिर ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए पी माहेश्वरी जी वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, तो इनको फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी प्लांट साइंस या बॉटनी में माना जाता है। ये वाज फ्रॉम द जयपुर राजस्थान, और बहुत ही रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट माना जाता है इनको। इनका एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट ये जाता है कि जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स आप लोग पढ़ते हैं ना, फर्स्ट टेक्स्ट बुक्स फॉर द बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब 11th-12th की जो बुक्स ये पब्लिश हुई 1964 में पहली दफ़ा बाई एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये 1964 में जो पहला एडिशन आया बुक का आपके लिए, खासतौर पर सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों के लिए, तो इन्हीं के लाइक दिस लीडरशिप ऑफ दिस जेंटलमैन, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने हैप्लॉयड प्लांट्स भी डेवलप करे, ठीक है, और दतूरा स्ट्रोमोनियम प्लांट में, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है इनके बारे में थोड़ा ज़रूर देखना है, हर थीमेटिक यूनिट में देखोगे आप साइंटिस्ट का नेम दे रखा है, जैसे 11th में डिस्क्रिप्शन था, मेयर साहब का डिस्क्रिप्शन था जिन्होंने डेफिनेशन दिया स्पीशीज का, तो इसको भी अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। देखिए एंड he was inspired by Dr. W. Dodgion, an American missionary teacher, to develop interest in botany, especially morphology, ठीक है। एंड इसके बाद ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट, ज़्यादातर एम्ब्रियोलॉजी पे इनका काम रहा, पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी, तो इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स को कैसे यूज़ किया जाएगा टैक्सोनॉमी में, ठीक है।
तो ये इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा पढ़ के आप लोग ज़रूर जाना कि साइंटिस्ट के जो नेम है उनका क्या रोल है। ही स्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये भी बड़ा वर्क है इनका कि ही स्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये। एंड he emphasized the need for the initiation of the work on artificial culture or immature embryos के, ठीक है। तो he was also the got the honored with the fellowship of Royal Society of London, FRS इसे बोला जाता है, तो बहुत रेयर दिस इज ऑनर, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है। फिर इसके अलावा इसके पहले वाले पेज पे भी देखिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में कुछ वर्ड्स, जैसे ये शुरुआत में थोड़ा इंट्रो देते हैं ना, सारे थीमेटिक यूनिट जैसे आप जानते हैं 11th में जैसे 5 थीमेटिक यूनिट हैं, 12th में 5 थीमेटिक यूनिट, थीम बेस्ड यूनिट्स हैं, थीमेटिक यूनिट उसी को बोलते हैं। तो इसमें देखो जैसे न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो है 3 चैप्टर हैं आपके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये थीमेटिक यूनिट रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो ये थीमेटिक यूनिट हो गया। अब इसमें देखिए कुछ इन्होंने शुरुआत में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में दे हैव जस्ट रिटन द समरी। इसमें देखिए क्या है कि लाइक व्हाइल इंडिविजुअल्स ऑर्गन्स डाई विदाउट फेल, स्पीशीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू द मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस द थ्रेटन्ड बाय नेचुरल आर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। अब एक एंथ्रोपोजेनिक एक भारी भरकम वर्ड आ गया, आप सोच रहे हैं क्या है। तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी होता है ना, सोशियोलॉजी और बायोलॉजी मिला होता है, एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है, मतलब हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन अलॉन्ग विद द सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें ये कह रहा है कि जो ये एक्सटिंक्शन हुआ ये थ्रेटन्ड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, मतलब एक तो होता है एक्सटिंक्शन नेचुरल वे में, जैसे माना जाता है कि भाई डायनासोर्स वेयर फिनिश्ड, जो जुरासिक एज में बहुत डोमिनेंट थे। तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब जिसका कॉज जो है ह्यूमन बीइंग है, एंथ्रो वर्ड का जो जनरली यूज करते हैं, द कॉज इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या ह्यूमन इंटरफेरेंस से, या यू कैन से इंसानों की गलतियों की वजह से अगर एक्सटिंक्शन हो रहा है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचर का, लाइक दिस, ठीक है। तो ये नया वर्ड आपको मिल गया। इसी तरीके से देखो रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस एंड लाइक कैनॉट each individual leaves its progeny are asexual or by the sexual or the asexual means sexual mode of reproduction। तो ये इसमें थोड़ा सा इसको भी इग्नोर नहीं करना है, वट एवर इज गिवन। इवन मैं तो कहूँगा कि यहाँ शुरू में जो ऑलरेडी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, जो शुरुआत में थोड़ा दे रखा है फ्यू वर्ड्स यहाँ पे, देखो यहाँ से इन्होंने थोड़ा सा देखना प्रीफेस जो लिख रखा है, तो इसमें इसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यू शुड नॉट इग्नोर, जो भी आपकी बुक में है इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखो इसका डेफिनेशन ही मिल जाता है, तो एक सिंपल सा डेफिनेशन बायोलॉजी का, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन इट्स इंटायरिटी, मतलब पूरा इंटायरिटी में हम डिस्कस करते हैं। इट मीन्स इंटायरिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कि जो जैसे मान लो डोडो था, डायनासोर थे, वो फिनिश हो गए, दे आर जस्ट ओनली, हम वी टॉक अबाउट फॉसिल्स ऑफ देम, लेकिन वो कल डोमिनेंट थे, आज बिल्कुल फिनिश हो गए। तो हमें इंटायरिटी में स्टडी करना, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें आप इसमें से वर्ड यू विल गेट। अब जैसे देखो द ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी इज नेचुरल साइंस ड्यूरिंग द लास्ट 1000 ईयर्स इज इंटरेस्टिंग। आगे कुछ चीज़ें देख लो। वन फीचर ऑफ दिस ग्रोथ इज चेंजिंग एम्फेसिस। इनिशियली इट वाज डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म, पहले शुरुआत में बायोलॉजी में लाइफ फॉर्म को डिस्कस किया, फिर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, या टेक्सोनॉमी के 3 वर्ड्स आपको याद हो गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डिस्कस किया कि कैसे फिर डेवलपमेंट होता गया। इन द 19th century 20th century physics and chemistry were applied to biology and new the science of biochemistry soon became the dominant phase of the biology, ठीक है। फिर biochemistry was integrating with the physiology becoming almost synonymous with it, ठीक है। उसके बाद और देखिए स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में क्या क्या आता है, मान लो यहीं से क्वेश्चन एक एग्जामिनर ले ले, भाई टफ बनाना है उसको पेपर, तो मान लो कहीं यहीं से थोड़ा सा कि भाई बच्चों ने इग्नोर तो नहीं किया इस पार्ट को। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में देखो स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ओरिजिनली कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द वर्क ऑफ लाइक बर्नॉल, लाइक द पॉलिंग, वाटसन किट एंड हॉजकिंग, पेरिड्स एंड कैंड्रू, या डेलबर्ग, लूरिया, मोनॉड, बिडल एंड टॉटम, ठीक है, या लीडरबर्ग, या ब्रेनर, या बेंजर, या नीरनबर्ग, खुराना, मैकलिंगटन, याद है बारबारा मैकलिंगटन हु डिस्कवर्ड द जंपिंग जीन 1992 में शायद, या उस मेरे ख्याल में शी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ जंपिंग जीन्स, ठीक है। सेंगर, कोहेन, बायर, ये सब आपको बायोटेक्नोलॉजी में याद आ गए। कॉर्नबर्ग्स, फादर एंड सन,
लीडर कैमन एंड द स्कोर्स ऑफ अदर ब्रॉट इन स्टडीज ए मॉडर्न वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये इनके बारे में भी आपको पता चलेगा। मान लो कोई साइंटिस्ट का नाम दे दिया कि भाई ये बायोलॉजिस्ट हैं, क्या क्या है, तो कम से कम कुछ आइडिया रहे। फिर देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डोमिनेटेड पब्लिक परसेप्शन ऑफ साइंस फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये भी थोड़ा सा आपको देखना है। कहने का मतलब ये है कि मेन मेन चीज़ें जो हैं आपको यू हैव टू नॉट इग्नोर, अंडरस्टूड। फिर आप पढ़ना इसमें, देखना, यू विल जस्ट एंजॉय। फिर ये कि क्या क्या व्हाट यू विल अंडरस्टैंड बाय दीज। तो यहाँ पे देखिए, वन में नोटिस ए परसेप्टेबल चेंज इन द राइटिंग स्टाइल। ये इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा देख लो। जस्ट आई वुड कवर ओनली दिस। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर रिटन इन इजी डायलॉग स्टाइल engaging the students constantly, while some chapters are in the form of critical comments on the subject matter। तो इसीलिए देखो वो कुछ क्वेश्चन उठाते हैं फिर आंसर करते हैं सक्सेसिव लाइंस में। तो ये अंडरस्टूड, ईच डायलॉग द चैप्टर्स आर रिटन इन एन इजी डायलॉग स्टाइल engaging the student। A number of questions have been provided at the end of each chapter। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा you will get also with this। ठीक है, तो in the next lecture, today till here I just in the next lecture I will try to discuss some important points and PYQs and some questions of the exemplar। Okay, so without any hesitation you can share your ideas। Okay, thank you very much।